हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के पार्ट 2 को देख रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कराए थे। एक्चुअली वो 20 क्वेश्चन नहीं है, वो लगभग 100 क्वेश्चन के बराबर थे। समझ रहे हैं? 20 MCQ आपको दिख रहे होंगे, लेकिन वो सारे MCQ के अंदर हमने हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया है। तो इस तरह से आप उसको 100 क्वेश्चन की तरह देखेंगे। और आज हम लोग इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको सीरीज जो होगी वो SSC, आगे आने वाली असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती है और टेक्नीशियन की भर्ती, और साथ साथ ग्रुप डी, ये टेक्नीशियन और ग्रुप डी की जो एक्सपेक्टेड भर्ती है एज पर गवर्नमेंट डेटा, वो लगभग 1,30,000 से अधिक है, जो अभी तुरंत आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप अभी से ही तैयार रहिए कि ताकि उसमें आप आसानी से एक सीट ग्रैब कर पाएं। साथ साथ 68 BPSC के लिए और BSSC का जो फॉर्म भरा गया है, BSSC CGL, उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद ये सीरीज आपको रहने वाली है। इसमें आपको साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 प्लस में मतलब क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहले सेशन में जो क्वेश्चन हुए हैं उनको जाके आप एक बार वीडियो जरूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आप सबने याद कर रखा होगा, स्कर्वी नाम का रोग होता है। अच्छा, अब बात आती है कि रिकेट्स क्यों होता है, बेरी क्यों होता है, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है। इन सब के लिए मैंने पूरा लिस्ट ही लगा दिया है। चलिए हम लोग पूरे लिस्ट को अध्ययन करते हैं कि किस किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसका सोर्स क्या होता है। सारा आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन भाई? तो पहला होता है हमारा फैट सोल्यूबल। कौन सा होता है? फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब जो वसा में घुलनशील हो, वसा में घुलनशील। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा वाटर सोल्यूबल। कैसा? वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील। ठीक है। तो विटामिन को इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील। तो पहले हम देखेंगे वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन पहला आता है आपका विटामिन के। विटामिन के जो है, इसका साइंटिफिक नेम हम लोग फाइलोक्विनोन नाम से इसको याद करते हैं। इस नाम का ज्यादा उपयोग हमको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका ब्लड जो है, यानी कि खून जो है, उसका थका नहीं बनेगा, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा। साथ साथ आपको ब्लड मतलब हेमरेज होने का खतरा जो होगा बढ़ जाएगा। हेमरेज होने का मतलब कहीं से आपका जो वेन है, आपका जो नस है, वो पंक्चर होकर वहां से ब्लड जो होगा वो निकलना शुरू कर देगा। ठीक है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं हुआ तो ये दिक्कत होता है विटामिन के की कमी के कारण। अब देखिए इसका सोर्स क्या है, कहां से आपको विटामिन के मिलेगा। तो आपको काजू खाना चाहिए इसके लिए। अल्फा नाम का एक घास होता है जो अमेरिका में पाया जाता है, उसको भी खाने से मिलेगा। और इसका इंडिया जो है इंपोर्ट करता है, इससे दवा वगैरह बनाया जाता है। साथ साथ टोमेटोज खाने से और सब्जियों को खाने से आपको विटामिन के की प्राप्ति होती रहेगी। तो इसलिए आपको इन सारे सोर्सेज को लेना होता है। बढ़ते हैं आगे। विटामिन ई की जब बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है टेकोफेरोल। ये देखिए, ये मैं साइंटिफिक नेम करा रहा हूं, यानी कि वैज्ञानिक नाम, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोगों का कल कमेंट था कि सर हमें जो सीरीज चाहिए वो हिंदी में ऑप्शंस चाहिए या हिंदी में लिखा होना चाहिए। देखिए, एक्चुअली हमने कल ही बताया था आपको कि साइंस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनका हिंदी में कंटेंट एक तो कम है और दूसरा उनको हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अब जैसे ये टेकोफेरोल, इसको हिंदी में लिखेंगे तो टेकोफेरोल नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो टेकोफेरोल नहीं लिखेंगे। तो फिर हमने इंग्लिश में ही इसको लिख दिया टेकोफेरोल। इसको आपको हिंदी में याद रखना है। ठीक है। इससे क्या दिक्कत होती है, तो आपका हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, विटामिन ई की कमी रहेगी। तो साथ साथ हिमोलिसिस क्या होता है और स्टरलिटी क्या होता है। स्टरलिटी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये होता है मतलब बांझपन। ठीक है, स्त्रियों में बांझपन रोग हो जाता है। इसके चलते मतलब विटामिन ई की जब कमी होगी तो स्त्रियों को बच्चे पैदा करने में काफी प्रॉब्लम आ सकता है। और हिमोलिसिस का मतलब होता है कि जो आपके अंदर आरबीसीज हैं, मतलब जो ब्लड का लाल रक्त कण है, उसका क्या होगा, जल्दी जल्दी मरना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि उसका लाइफ स्पेन जो है, मतलब उनका जीवन काल जो होता है लगभग 120 दिन होता है, वो जल्दी जल्दी मरने लगेंगे। तो आपके शरीर में ब्लड का धीरे धीरे कमी होने लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ई जो है, इसको हम भरपूर मतलब सोर्स कहाँ से इसका लेंगे, तो आप दूध पी सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, नट्स, पंपकिन, लीफी वेज मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, और साथ साथ गुआवा। ठीक है, इससे आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल पाएगा। बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स
और ऑस्टियोमेलेशिया नाम का रोग होता है। ये हमने कल ही डिस्कस कर दिया था। इसमें हाथ पैर जो है, हड्डियां जो होती है वो पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। इसका सोर्स क्या है भाई विटामिन डी का? तो एक तो सनलाइट है, दूसरा आप फिश का कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं, अंडा खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं। विटामिन ए आता है, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका रेटिनॉल होता है। इससे आपको प्रॉब्लम आता है खास करके नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे ही अंधेरा होता है, तो बहुत सारे लोगों के बारे में आप अपने आसपास जानते होंगे कि जैसे अंधेरा होता है उसको कुछ दिखना ही बंद कर देता है, समझ गए? तो उसको प्रॉब्लम कौन सा है? दिन में उसको दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता है, मतलब उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है। और अगला होता है जिरोप्थेल्मिया। जिरोप्थेल्मिया मतलब उसमें क्या होता है कि आंखें आपकी सूख जाती हैं, समझ गए? आंखें आपकी सूख जाती हैं विटामिन ए की कमी से। इसका सोर्स क्या है? तो दूध पीना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, बादाम, नट्स, टोमेटोज, ग्रीन वेज, ये सारा चीज आपको खाने से विटामिन ए की प्राप्ति होती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन को पढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं? तो विटामिन सी जो है और बी, विटामिन बी और सी, इसको याद कैसे रखेंगे? W फॉर वाटर, B से विटामिन में ये B और C से विटामिन C, तो WBC याद कर लेंगे आप, तो आपको याद हो जाएगा वाटर सोल्यूबल विटामिन। या फिर BC से आप तो याद रख ही सकते हैं, इतना तो आपके पास दिमाग है कि BC जो है वो जल में घुलता है और बाकी जो है वो वसा में घुलता है, फैट में घुलता है। तो अभी लोग विटामिन बी और सी के बारे में बात करें। सबसे पहले सी को निपटाते हैं। विटामिन सी जो है इसका मतलब साइंटिफिक नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी वजह से यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो आपको स्कर्वी नाम का बीमारी हो जाएगा और स्वेलिंग होने लगेगा, मतलब जगह जगह जो होगा वो ये होने लगा, फूलने लगेगा, ठीक है। और आपके गम्स में ब्लीडिंग होने लगेगा, खखार जो होता है ना उसके अंदर से खून निकलने लगेगा। तो इसके लिए हमको क्या खाना चाहिए? तो ब्रोकली खाना चाहिए और साथ साथ लेमन खाना चाहिए। कुछ इधर उधर हो गया टाइपिंग हमारे से, तो ब्रोकली और लेमन्स मतलब जितना, और ऑरेंज और टोमेटोज, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उन सारे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और आंवला के बारे में आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा कि सबसे बड़ा मतलब सबसे रिच सोर्स यदि कहा जाए विटामिन सी का तो वह आंवला होता है। तो आंवला आप आराम से खा सकते हैं जिससे आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलते रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन B1 का। विटामिन B1 जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन। इसकी कमी से आपको बीमारी होती है बेरी। कौन सी बीमारी होती है? बेरी। इसके लिए आपको फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, मतलब ताजा फल खाना चाहिए और दाल खाना चाहिए। ओके, ताजा फल और दाल खाने से आपको विटामिन B1 मिलते रहेगा। अब बात करेंगे विटामिन B2 की। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लाविन। क्या होता है? ये नाम आपको काफी इंपॉर्टेंट एकदम है, इनको याद करके रखना ही होगा कि किस विटामिन का कौन सा नाम होता है, समझ गए? ये कई बार हमने एग्जाम में पूछते हुए देखा है। तो राइबोफ्लाविन बोलते हैं किसको? विटामिन B2 को। और इसकी वजह से आपके स्क्रीन पे क्रैकिंग आने लगेगा, आपका त्वचा हर जगह से फटते हुए नजर आएगा। लिप्स पे कई बार आप देखते होंगे यहाँ ऐसे कटा हुआ बहुत सारे बच्चों का हो जाता है, छोटे बच्चों का। गाँव में अक्सर आप देखते होंगे कि यहाँ और यहाँ से कट के खून निकलने लगेगा। तो वो क्या हुआ उसको कि विटामिन B2 की कमी हो गई है। और विटामिन B2 की कमी को पूरा करने के लिए हमको क्या खाना चाहिए? तो दूध पीना चाहिए, आलमंड्स जो बादाम आता है उसको खाना चाहिए, साथ साथ ग्रीन वेज और मीट भी आपको खाना चाहिए, जिससे आपका जो ये स्किन वाला जो प्रॉब्लम होगा वो सही हो जाएगा। वो स्किन वाला प्रॉब्लम आपके स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली आपके खाने में विटामिन B2 की कमी हो जा रही है, यानी कि राइबोफ्लाविन की कमी हो जा रही है। अब आगे देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 को हम लोग पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पेंटोथेनिक एसिड के नाम से। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो आपको हो जाती है पर्थेसिया। इसमें क्या होता है कि आप लोग नाम सुने होंगे पेडुरी। आपका हाथ पैर रात में अचानक से ऐसे करके सोए हुए हैं, ऐसे ना बेड पे पड़ते पड़ते ऐसे रह जाते हैं, तो यहाँ का नर्व्स आपका दब जाता है। दबने से अचानक क्या होता है कि हाथ में एकदम झिनझिनाने लगता है कि समझ में कुछ नहीं आया। जैसे आप चूटी उटी काटते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पे भी कुछ है, हाथ पैर एकदम ऐसे लगता है कि फूल गया, भारी हो गया, तो उसको पेडुरी आना कहते हैं या फिर ऐसे झिनझिनाना कहते हैं। वही जो बीमारी होती है वो विटामिन B5 की कमी से आपको देखने को मिलती है। ये जो प्रॉब्लम सारी हैं ये अक्सर स्टूडेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे अधिक कुछ मैनेज करते हैं तो अपने खाने को मैनेज करते हैं। अकेले लॉज में रहते हैं तो छोड़ रहे आज कौची बनाएंगे, दाल भात बना के खा लेते हैं, तो खाली दाल भात सान के खा लिया, कभी पता चला तो माड़ा भात अचार खा लिया, माड़ा भात चोखा खा लिया। मैंने सबसे फेवरेट उनका फूड होता है DBC और MBC, दाल भात चोखा और माड़ा भात चोखा। लेकिन वो खाने से आपके पास ये विटामिन B5, B6, B7 ये सब कहाँ से आएंगे भाई?
ये सब नहीं मिलते हैं आपको, इसलिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां कम से कम जरूर खानी चाहिए। यदि हो सके तो अंडा खाइए या फिर दूध पीजिए। जो वेज होंगे वो दूध पिए, जो नॉन वेज होंगे वो अंडा ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने खाने में पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो। समझ पा रहे हैं? इससे आपकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस पेट पूजा कर लिए हो गया, नहीं, इससे आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा यदि आप चाहें तो। समझ पा रहे हैं? अच्छा, विटामिन B5 के लिए आपको ब्रोकली खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, मीट खाना चाहिए, टोमेटो और भी पत्ते मतलब सब्जियां, हरी सब्जियां वो आपको खानी चाहिए। ये विटामिन B5 से आपको स्किन डिसऑर्डर भी होता है और साथ साथ परथेसिया भी होता है, जिसको पेड़ोरी चढ़ना आप या फिर ऐसे झिनझिनी बनना आप कहते हैं। विटामिन B6 जो है इसकी कमी, इसको हम लोग वैज्ञानिक नाम देते हैं पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से आपको एनीमिया होता है, साथ साथ आप डिप्रेस्ड हो जाते, डर्मेटोसिस हो जाता है और बॉडी पेन करना होता है। जैसे DERM यानी कि डर्म शब्द जैसे ही आए आप समझ जाइए कि चमड़ा से रिलेटेड है। जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं यानी कि चमड़ा से रिलेटेड जो रोग को देखने वाले डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो डर्म शब्द जहां आए आप समझ जाइए कि चमड़ा से ही रिलेटेड कुछ बातें कर रहा है। तो खास करके आपको याद रखना है कि एनीमिया हो जाती है विटामिन B6 की कमी से। इसके लिए आपको साबुत गेहूं खाना चाहिए। साबुत गेहूं समझ रहे हैं? जैसे गेहूं से आप गेहूं को पीस करके आटा निकाला जाता है, उसको थोड़ा सा और साफ करके उससे निकाला जाता है वो मैदा और सूजी, तो सब निकलना नहीं चाहिए। डायरेक्ट आप गेहूं को पीस करके या फिर गेहूं को ऐसे चक्की में दरवा के और खड़ा खड़ा रहे उसी का चावल बनवा, उसका मतलब भात बनवा दीजिए गेहूं का और उसको खाइए। उसको खाने से आपको विटामिन B7 भरपूर मात्रा में मिल पाएगा, सॉरी B6 आपको भरपूर मात्रा में मिल पाएगा। और साथ साथ आपको ग्रेन्स खाने चाहिए, चना खाना चाहिए। बात करते हैं विटामिन B7 की, इसको हम लोग बायोटीन कहते हैं। इसी कमी से आपको डर्मेटोसिस और बॉडी पेन होगा, जिससे आपको एग, नट्स और मीट खा के इसको लेना चाहिए आपके शरीर में। सबसे जरूरी है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विटामिन B9 और B12, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, B9 जो है इसको हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं और ये महिलाओं में खास करके सबसे जरूरी चीज़ होता है। स्टूडेंट्स को भी चाहिए और महिलाओं को तो खास करके चाहिए, क्योंकि महिलाओं में क्या होता है कि पर मंथ उनको हर 28 दिन के चक्कर में एक मतलब ये आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका होता है, उनमें उनका काफ़ी ब्लड लॉस होता है और उस ब्लड लॉस में उनका काफ़ी ज़्यादा हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब होता है, साथ साथ फॉलिक एसिड भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इस वजह से उनको एक तरह का एनीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। साथ साथ डायरिया का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है विटामिन B9 की कमी से। इसको पूरा कैसे करेंगे? तो ग्रीन लीफी वेज आप ले सकते हैं, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, पल्सेज यानी कि दाल, अंडा, etc आप खा सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि आंगनबाड़ी जो केंद्र चलते हैं गाँवों में या फिर शहर में भी, उसमें जो किशोरी बच्चियां होती हैं, किशोरी बच्ची मतलब 16 साल से लेके और बाकी जो ज़्यादा उम्र की बच्चियां हैं या फिर महिलाएं हैं, उन सब के लिए जो आंगनबाड़ी की सेविका होती है वो चावल और दाल का भी वितरण करती है। वो किस लिए? तो कि मतलब सरकार चाहती है कि हमारे जो राज्य में या फिर देश में जो महिलाएं हैं वो कुपोषण की शिकार ना हो। समझ पा रहे हैं? उनके लिए व्यवस्था किया जाता है। तो उनको एक तरह का एनीमिया हो जाता है वो ब्लड लॉस होने से, जिसको पूरा करने के लिए वो सारा दिया जाता है। और स्टूडेंट्स को बार बार जो झुकनी आने लगता है वो इसकी कमी से आता है, ठीक है, आयरन और फॉलिक एसिड की कमी से। तो आप लोग भी कभी कभी आयरन या फॉलिक एसिड का गोली ले सकते हैं, ठीक है, इससे आपका शरीर में जो रक्त संचार है वो भरपूर मात्रा में बना रहेगा और पूरा दिन आप तरोताजा महसूस करेंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे दौड़ने जाते हैं, आया 1 किलोमीटर दौड़ के आके इसे पड़ गया है, अब न ट्यूशन जाएंगे, न स्कूल जाएंगे, न पढ़ेंगे। अरे भाई, आपके शरीर में कमी है किसी चीज़ की। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग दौड़ते हैं और काम में नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आप नहीं जा पा रहे, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, जिसको आप पूरा कीजिए। विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम होता है? साइनोकोबाल्मिन। इसमें भी आपको एनीमिया हो जाता है, समझ रहे हैं? ये भी एक तरह का एनीमिया है, जिसको आप कैसे करेंगे? तो आपको अनाज खाने चाहिए, वैसे अनाज फोर्टिफाइड कैरल्स। इसमें इसका मतलब होता है कि वैसे अनाज जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रल्स मतलब न्यूट्रिशंस और मिनरल्स हो, वैसे अनाजों का आपको खाना चाहिए। जैसे आप चावल, गेहूं, ये सब चीज़ें खा सकते हैं, मकई वगैरह वगैरह, ज्वार, बाजरा वगैरह। साथ साथ आप मीट खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इन सभी से आपका विटामिन B12 जो है ये पूर्ति होते रहेगा। ओवरऑल क्या है कि यदि आप एक संतुलित भोजन लेते हैं तो आपको ये सारे विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो हर समय आपको भरपूर मात्रा में मिलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप डिफिशियंस फूड लेंगे, मतलब खाली चावल दाल पे कान चला रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होना निश्चित है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा संतुलित आहार लेने की कोशिश कीजिए, थोड़ा खाइए लेकिन संतुलित खाइए। समझ रहे हैं हमारी बातों को? बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक क्षारीय पृथ्वी धातु नहीं है? देखिए क्षारीय पृथ्वी धातु को याद करने से अच्छा है अल्कलाइन अर्थ मेटल इनको कहिए। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आजकल क्या किया है कि हिंदी में तो देता नहीं है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे करके लिख देगा। अब आप क्या कीजिएगा, और ऐसा ही लिखा है ग्रुप डी के एग्जाम में, क्योंकि वो लोग भी गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर रहे हैं, और गूगल ट्रांसलेटर जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल को क्षार धातु के रूप में कम अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे ही लिख के जरूर दे रहा है, और इसी का उपयोग वो लोग करते रहे हिंदी के लिए। और एग्जाम में इंस्ट्रक्शन पहले ही लिखा रहता है कि किसी भी वाद या विवाद में इंग्लिश वाले ही प्रश्न को मान्य किया जाएगा, हिंदी वाले को मान्य नहीं किया जाएगा। और जैसे आप मान लीजिए दायर करते हैं कि ये क्वेश्चन गलती है, तो दिखा देंगे कि देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में अपना गलती पढ़ लिया। तो इसलिए आपको इंग्लिश वाले पे फोकस करना ही पड़ेगा एनी हाउ। मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी में बताने की, मैं तो सब कुछ हिंदी में ही बता रहा हूं, लेकिन इंग्लिश वाले नामों का आपको कभी कभी याद करना ही पड़ेगा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल इनमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल है कौन कौन। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है, आवर्त सारणी पे। ये रही आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आपको जो दिख रहा है ये दूसरा ग्रुप, ठीक है, ये सारे ग्रुप हैं। ग्रुप कितने होते हैं? 18, 1 से लेके 18 तक, ठीक है। तो जो दूसरा ग्रुप है इसी को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, हमने 12वीं क्लास में पढ़ा था, आपको भी बता देता हूं। बेटा मांगे काहे सुंदर बहू रानी, ठीक है, कैसे याद रखेंगे? बेटा मांगे काहे सुंदर बहू रानी, ठीक है। तो बी से हो जाएगा बेरिलियम बेटा, ठीक है, मांगे से हो जाएगा मैग्नीशियम, काहे से हो जाएगा कैल्शियम, सुंदर से हो जाएगा स्ट्रोंसियम, बहू से हो जाएगा बेरिलियम, और रानी से हो जाएगा रुबिडियम। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ग्रुप 2 को, ठीक है। ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको क्या कर रहा था उस पर चलते हैं। बोल रहा था कि इनमें से कौन सा क्षारीय पृथ्वी धातु नहीं है? देखिए मांगे से मैग्नीशियम, ये तो है, आगे है बेरिलियम और बेरियम, ये तीनों था। बेटा मांगे, बेटा से बेरियम था, और सुंदर बहू से होता था बेरिलियम, लेकिन पोटेशियम कहीं नहीं आ रहा था। तो आपका आंसर जो है यही निकल के आएगा। तो आपने याद कर लिया क्षारीय धातु का पूरा मतलब जो सूत्र है, बेटा मांगे काहे सुंदर बहू रानी, ये ग्रुप 2 का होता है। बढ़ते हम लोग आगे, इस तरह का और भी बहुत सारे मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, बस आप लाइन पे बने रहें। आगे और कुछ और क्वेश्चन जो बनते हैं पीरियोडिक टेबल से अलग अलग नामों से, उनको देखते हैं। देखिए 18 इसमें ग्रुप होते हैं, और 7 इसमें, अच्छा ग्रुप को हम लोग वर्ग कहते हैं, और 7 इसमें आवर्त होते हैं। वर्ग कितने? 18, और आवर्त कितने? 7। अब देखिए ग्रुप 1 जो है इसको हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप 2 जो है, अच्छा ग्रुप 1 को याद कैसे रखेंगे? ग्रुप 1 देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, H, हीलियम, लिथियम, सोडियम, इस तरह से करके। तो इसको याद रखने का एक हमने ट्रिक बनाया है। क्या? ये सबने पढ़ रखा होगा, 12वीं क्लास जिसने साइंस से किया होगा उन सबको इन सारे ट्रिक्स के बारे में पता होगा। हमने ट्रिक कुछ बनाया उनाया नहीं है भाई, हमने भी 12वीं क्लास किया था, वहाँ पे हमारे जो सर थे केमिस्ट्री के, उन्होंने हमें रटा दिया था। तो क्या ट्रिक है, चलिए हम लोग देखते हैं ग्रुप 1 के लिए। बाकी सारे ग्रुप्स के लिए मैं आपको ट्रिक कराने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लिखते रहिए कहीं। ये होता है हलीना, हलीना का रब से फरियाद। क्या होता है? हलीना का रब से फरियाद। इससे आपका ग्रुप 1 याद हो जाएगा। ह से हो जाएगा हीलियम, ऐसे हाइड्रोजन, Li से हो जाएगा लिथियम, इस तरह से आप कर लेंगे हलीना का रब से फरियाद। ये हो जाएगा आपका ग्रुप 1। ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स, और 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बढ़ते हैं आगे, तीसरा होता है, मतलब तीसरा नाम हमारा दिया हुआ है, ये क्या है? फिनकोजेंस मेटल। ये क्या होता है? निकोजेंस मेटल एक्चुअली कहते हैं, पी जो इसमें साइलेंट होता है। निकोजेंस मेटल क्या होते हैं? ये ग्रुप 15 वाले तत्वों को हम लोग निकोजेंस मेटल कहते हैं। ये एक्चुअली है नाइट्रोजन वाला ग्रुप, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग ग्रुप 15 में देखने के लिए, नाइट्रोजन N7। और इस पूरे ग्रुप को हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो देखिए इसको याद कैसे रखते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। कैसे याद रखेंगे? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। याद हुआ? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। एन से हो जाएगा नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एस से ऑस्टेंटिन, एसबी से कुछ होता होगा, और बीआई से बिस्मथ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप 15 को न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ओके, तो ग्रुप 15 आपको याद हो गया। इसको निकोजेंस
मेटल कहते हैं। आगे हमारे सामने चाल्कोजेंस मेटल, ये होते हैं ग्रुप 16 वाले तत्व, इनको हम लोग ऑक्सीजन ग्रुप भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन वाले तत्वों को कैसे याद रखें, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे है OS, ये सब, इसको कैसे याद रखेंगे, ओ सनम सेहरा तेरे पास, कैसे याद रखेंगे, ओ सनम सेहरा तेरे पास। इससे आपका ग्रुप 16 याद हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप 15 के लिए मैंने बताया क्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, और यहां पे है क्या, ओ सनम सेहरा तेरे पास, इससे आपको ग्रुप 16 याद हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न हमारा है, अच्छा इसमें और है हेलोजन मेटल्स कौन कौन से हैं। तो ग्रुप 17 जो होता है इसको हम लोग हेलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको भी याद करने का एक ट्रिक मैं आपको देता हूं। इसका ट्रिक क्या है भाई, तो इसमें आपको दिख रहा होगा F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन। तो इसको याद कैसे करेंगे भाई, मुद्दा तो ये है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, ये मेरा खुद का है। F से फिर, Cl से कल, Br से बाहर, I से आई, At से अंटी। तो याद कैसे रखेंगे, फिर कल बाहर आई अंटी। ग्रुप 17 को कैसे याद रखेंगे, जो हमारा हेलोजन ग्रुप है इसको याद रखने का ट्रिक होता है फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। अच्छा ये ग्रुप जो है काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि इसमें आपको अभिक्रियाशीलता देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, जो सबसे ऊपर नाम आपको दिख रहा है वो सबसे अधिक क्रियाशील रहेगा, और जैसे जैसे नाम इसका नीचे होते जाएगा वैसे वैसे इसकी क्रियाशीलता जो है वो घटते जाएगी। यानी कि ये जो है फ्लोरीन है सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लोरीन क्रियाशील, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, उससे कम ऑस्टेंटिन। तो आपको याद रखना है इस ऑर्डर को, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। ये ग्रुप सी होता है, सॉरी हेलोजन ग्रुप होता है, ग्रुप 17। अब बढ़ते हैं, सबसे लास्ट में ग्रुप होता है आपका नोबेल गैस का, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं या फिर इसको अक्रिय समूह भी कहते हैं। ठीक है, ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, जिसको याद रखेंगे, हीलियम He2, नियॉन Na10, ऑर्गन Ar18, क्रिप्टॉन Kr36, जेनॉन Xc54, रेडॉन Rn86। ये जो तत्व हैं ये आपके आते हैं किसमें, जीरो ग्रुप के अंदर। और ये ऐसे तत्व हैं जो किसी भी मेटल नॉन मेटल से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि इनको कहीं पे आप रख दीजिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करने वाले, इसलिए इनको अक्रिय गैस का समूह कहते हैं। ठीक है, या फिर नोबेल गैस या फिर जीरो ग्रुप इनको कहते हैं, ग्रुप 18 के तत्वों को। तो आपने बहुत सारा नाम जाना, जो ये था हमारा अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर हमने यहाँ पे जाना ग्रुप 15 को निकोजेंस यानी कि नाइट्रोजन वाला ग्रुप, इसको हमने जाना चाल्कोजेंस यानी कि ऑक्सीजन वाला ग्रुप, इसको हमने जाना हेलोजन ग्रुप, इसको हमने जाना नोबेल गैस का ग्रुप। तो इतने सारे आपने चीजों को जान लिया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अच्छा कई लोगों को यह लग रहा होगा कि मात्र 2 क्वेश्चन में कराया, इतना बकले जा रहे हैं, ऐसा कहा है भाई? इसीलिए हमने मात्र 500 क्वेश्चन को टारगेट किया है, और ये 500 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पूरे साइंस के सिलेबस को खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि आपका पूरा का पूरा साइंस यहां से कवर हो जाएगा। आपको पूरा बुक और लूसेंट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आसपास पूछ लीजिए किसी से कि लूसेंट रट के उनको ग्रुप डी में कितना मार्क्स आया या फिर एएलपी में कितना मार्क्स आया। नहीं आ रहा है, क्योंकि लूसेंट में जो चीजें लिखी हुई हैं उनसे काफी हट के पूछ रहा है टीसीएस, और आपको टीसीएस के माइंडसेट से पढ़ना होगा कि वो क्या पूछ रहा है और हमको क्या पढ़ना चाहिए। आपको बुक के हिसाब से नहीं पढ़ना होगा, टीसीएस जो पूछ रहा है, क्योंकि आपको ज्ञानी नहीं बनना है। यदि नौकरी चाहिए तो आपको ज्ञानी नहीं बनना है, यदि नौकरी नहीं चाहिए तो ज्ञानी बनिए। तो हम फोकस कर रहे हैं आपको नौकरी दिलाने के लिए, ना कि ज्ञानी बनाने के लिए। तो ये चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं यही पढ़ने से आपको नौकरी मिलेगी, ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। ज्ञानी बनने के लिए आपको बहुत सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, आप नौकरी लीजिए पहले, उसके बाद ज्ञानी बनने का सपना देखिएगा। ज्ञानी बन के कोई फायदा है नहीं, अभी आपको नौकरी लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? कई बार आपने देखा होगा, आप शर्ट के पैकेट में से पेन रखें, वो पेन ऐसे लीड उसका निकल गया तो आपका पूरा शर्ट का जो पैकेट है वो बर्बाद हो जाता है, काफी देखने में भद्दा लगता है। तो उसके जंग और धब्बे को छुड़ाने के लिए, मतलब स्याही और या फिर कई बार आप तार पे अपना कपड़ा पसार दिए, या फिर ऐसे छत का जो ऐसे निकला होता है पिलर, उस पर आप कपड़ा पसार देते हैं और उसमें जो जंग लगा होता है उसका धब्बा जो है आपके कपड़े पर लग जाता है। तो उसको हटाएंगे कैसे? तो उसके लिए आप यूज करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। किसका यूज करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का। कई लोग क्या होता है वो सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं, नींबू का रस डालते हैं। अरे भाई नींबू का रस से नहीं होगा, ऑक्जेलिक एसिड आपको डालना पड़ेगा। अच्छा ऑक्जेलिक एसिड जो है एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C2H2O4।
C2H2O4। ये कहाँ मिलेगा? तो टोमेटो में मिलेगा और स्पिनच में मिलेगा। ठीक है, उसको लगाने से आपका दाग और धब्बा छूट सकता है। जानकारी समझ में आई कि अब नींबू नहीं टमाटर का रस लगाना, छूट जाएगा। पूरा नहीं छूटेगा एक बार में, धीरे धीरे करके छूट जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? वो अपना जान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके जो सेल्स हैं, आपका पूरा बॉडी जो है वो सेल से मिलकर के बना हुआ है। और सेल जो होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये सारे पूरे सेल को ये मतलब कंट्रोल कर रहा होता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है न्यूक्लियस इन सबको कंट्रोल करता है। तो इसमें पूछा कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम जो होता है इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये लाइसोसोम क्या करता है? तो जैसे ही इस सेल में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको न्यूक्लियस जो है ये आदेश देता है कि तुम फट जाओ, और इससे पूरा सेल जो है वो मर जाएगा। आपने देखा होगा कि महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं टेम्पो की तरह, और दूसरे निकल के आती हैं स्कॉर्पियो की तरह चमचमाते हुए। कैसे? अरे उनके चेहरे का जो डेड सेल था, जितना सेल मर गया था, ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद वहां से लेकर इसे रगड़ना शुरू होता है पूरा स्क्रबर लगा के, और इतना ज्यादा ना चेहरे को रगड़ देता है ना कि जितना मरा हुआ सेल था सब गिर जाता है। तो जो नए सेल थे, जो जिंदा सेल थे फ्रेश, वो अब चेहरे पे जब आते हैं तो चेहरे पे निखार आ जाता है। समझ पा रहे हैं? आप भी जाके सैलून में कराते होंगे, पूरा हमारे ब्लीच चल रहा है, इसे रबड़ बैंड बांध के पूरा इसे रगड़ता है। तो क्या हो रहा है? आपके चेहरे का ब्लीचिंग चल रहा है। और ब्लीचिंग में क्या होता है, जो डेड सेल होते हैं उनको हटा दिया जाता है और फ्रेश सेल आपके चेहरे पे आने से आपका चेहरा चमकने लगता है। तो उन सेलों को मारा कौन था? तो उन सेल के अंदर जो लाइसोसोम थे उन्होंने ही उस सेल को डेड कर दिया था। समझ गए? बढ़ते हैं आगे। तो लाइसोसोम इज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ये सेल के वेस्ट डिस्पोजल को मैनेज करने वाला सिस्टम है। और डाइजेस्ट एंजाइम, ये एंजाइम को डाइजेस्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पूरे सेल को जिंदा रखने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अच्छा, गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो हमारे पैरों में किसी एनर्जी की जरूरत है? पैर से चल तो नहीं रहा हूं, तो उसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। जब आप दौड़ रहे हैं तो उस समय दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है आपको? नहीं पड़ती है। उस समय सारा एनर्जी पैर में चाहिए। तो ये गोल्जी बॉडी जो है ये इसी चीज का निर्धारण करता है कि कहाँ पे काम चल रहा है वहां पे हमको सारी एनर्जी लाके दे देनी चाहिए। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो जहां जहां पे जिस अंग की जरूरत नहीं है उस अंग से एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर हमारे जीभ पे और हमारे दिमाग में आ रही है, ताकि मैं आपके सामने बोल सकूं और सोच सकूं। और जैसे ही हम पढ़ाने का काम बंद करेंगे तब ये एनर्जी जो होगा दूसरी जगह ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये कंट्रोल कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर सेल और लाइसोसोम का एक आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। इनमें से कौन सी कोशिका जो है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, मतलब सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। कौन सा होता है? सबसे छोटा है, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा कोई जीवित सेल है तो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये माइकोप्लाज्मा जो है ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। आप कहिए कि प्लूरोनिमोनिया क्या होता है? तो भाई इसका नाम है प्लूरोनिमोनिया, तो हिंदी में इसको कैसे बताएं हम? तो प्लूरोनिमोनिया के तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है माइकोप्लाज्मा। अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल की जब बात करेंगे तो सॉरी लॉन्गेस्ट सेल नहीं, लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है। और सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है? जिससे हमारा दिमाग बना हुआ है, नर्व सेल्स, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी कोशिका होती है? तो जो महिलाओं में अंडाणु निकलते हैं यानी कि ओवम, वो होता है सबसे बड़ा। ठीक है, और पुरुषों से जो स्पर्म निकलता है वो होता है सबसे छोटा। ये मनुष्य के अंदर होता है। और ये ओवरऑल हमने बताया कि ऑस्ट्रिच का अंडा और नर्व सेल्स, और ये सबसे छोटा पीपीएलओ। ठीक है, पीपीएलओ का मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको कभी कभी पीपीएलओ भी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। तो याद रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ भी कहा जाता है। तो ये मत याद वहाँ पे जाके बोलिएगा कि मास्टर हमरा तो माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, यहाँ पीपीएलओ दे दिया, समझ नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है
वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? काफी बढ़िया प्रश्न है, इससे बढ़िया प्रश्न हो ही नहीं सकता और ये कई बार पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पे मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगी। आप जब रोड पे चलते हैं तो जहां मोड़ होता है वहां पर आपने अक्सर देखा होगा कि मोड़ पे एक किनारे पर रोड उठा रहता है और एक किनारे पर रोड झुका रहता है, और ऐसे जाते हैं आप ऐसे मुड़ जाते हैं। उसके पीछे कारण जानते हैं? नहीं। चलिए ठीक है, सर्कस देखें आप कभी, उसमें एक मौत का कुआं होता है, उसमें इसे गाड़ी लेके बाइक लेके इसे घूमता है और उसको चलाता है, तो वो कैसे गोल गोल घूम जाता है भाई खड़े सरफेस पे? नहीं पता। दही कभी मथे हैं घर में, या फिर मम्मी को देखते होंगे दही मथते हुए, उसमें से घी निकालते हुए, तो देखते हैं धीरे 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 से दही को ऐसे मथती है तो क्या होता है, जो मक्खन होता है वो किनारे किनारे जमना शुरू कर देता है। कपड़ा जब आप वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो कपड़ा इसे आप बीच में डालिएगा, वो बार बार किनारे जाएगा, फिर आएगा बीच में, फिर किनारे जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बल काम कर रहा होता है। एक बल जो है ये एक छद्म बल है। छद्म बल मतलब इसको हम लोग बस महसूस कर सकते हैं, एक्चुअली में होता नहीं है लेकिन लगता है कि है। समझ पा रहे हैं? इसको छद्म बल कहते हैं। तो कौन सा बल होता है? 2 तरह के बल होते हैं। एक बल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं, एक्चुअल में हिंदी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता दूंगा। अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये हमने क्यों लिखा, इसके पीछे भी कारण है कि ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। तो जो बल सेंटर की तरफ लाके आपको पीटे, समझ पा रहे हैं? जैसे हम इस यहाँ पे एक धागा बांधे इस पेन में और यहाँ पे एक मतलब बॉल बांध दिया, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो बॉल चारों ओर से किनारे किनारे घूम रहा है। घूमते घूमते वो बॉल क्या चाह रहा होगा कि हम यहाँ से दूर फेंका जाए। समझ पा रहे हैं? इसमें जब वो घुमा रहे हैं इसे तो बॉल चाहता हो कि हम यहाँ से निकल के दूर हट जाए, तो सेंटर से फेंका जाना चाहता है, सेंट्रीफ्यूगल। पकड़िएगा बात को, सेंटर में घुमा रहे हैं और यहां से वो दूर फेंका जाना चाहता है, तो उसमें कौन सा बल? सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन जो ग्रह गति कर रहे हैं चारों तरफ सूर्य के, वो चाहते हैं कि हम कब आके सूर्य से मिल जाएं, कब आके सूर्य से मिल जाएं, मतलब सेंटर की तरफ कब आके हम पीट दें। तो वहां पे कौन सा बल लगा? सेंट्रीपिटल। बात समझ गए कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल कब है? अब बताइए कि जब दही मथा जा रहा है तो चारों तरफ घी छितरा जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वो बाहर फेंका जाना चाहता है, तो किस बल के कारण? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। यदि वो सटते रहता, बार बार ऐसे मथ रहे हैं, उसी में आकर सट जाता है, तो वहां पर सेंट्रीपिटल होता है। लेकिन सट तो नहीं रहा है, तो फेंका जा रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल। अब बात करते हैं कि वॉशिंग मशीन में क्या होता है। तो वॉशिंग मशीन में बार बार कपड़ा इसे बाहर फेंकाते रहता है, तो कौन सा बल? ये आप बताइए। सेंट्रीफ्यूगल। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सेंट्रीफ्यूगल आपने समझ लिया। तो वॉशिंग मशीन किस कार्यप्रणाली पर आधारित पर काम करता है भाई? सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करता है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो ये लेबोरेटरीज में जब आपका खून और पेशाब जांच होता है, ठीक है, वैसे लेबोरेटरी जहाँ पे आपका खून और पेशाब जांच होता है, वहाँ पे भी इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम किया जाता है। आपका खून या फिर पेशाब जिसका जांच होना होता है उसको बहुत अच्छी तरह से मिलाया जाता है, मशीन से मिलाकर फिर उसका टेस्ट किया जाता है। तो वहाँ पे यूज होता है इसका। साथ साथ डायरी में या फिर होम में आपके घर में जब दूध मथने का काम होता है वहाँ पे भी यूज किया जाता है इसका, ठीक है। और साथ साथ वॉशिंग मशीन में भी इसका काम लिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। सेंट्रीपिटल किसको कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल किसको कहेंगे। और जो गाड़ी चला रहा है मौत के कुएं में, किस बल के कारण? सेंट्रीफ्यूगल से। वो बार बार चाहता है कि बाहर निकल जाए, लेकिन वो उधर में ही घूमते जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट अयस्क किसका है? अब यहाँ पर बात आती है अयस्क कौन कौन से किसके किसके हैं। सबसे पहले देखते हैं डोलोमाइट किसका है। तो डोलोमाइट जो होता है ये मैग्नीशियम का अयस्क का नाम होता है डोलोमाइट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। अयस्क मतलब ओर्स, ठीक है। तो मरकरी का होता है सिनेबार, ये कई बार पूछा जाता है। मरकरी का अयस्क कौन सा होता है? सिनेबार। सोडियम का होता है बोरेक्स, सोडियम का अयस्क बोरेक्स। एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, ये हमने कल कई बार आपको बताया था वीडियो में। अगला होता है फेल्डेस्पर और क्रायोलाइट, ये सारे एल्यूमिनियम के ही अयस्क हैं। कैल्शियम का अयस्क का नाम है जिप्सम, कैल्शियम का अयस्क जिप्सम। इसका उपयोग आप लोग देखते होंगे सीमेंट उद्योग में काफ़ी ज़्यादा होता है। जिंक का अयस्क होता है
कैलेमाइन, जिंक का अयस्क कैलेमाइन। लीड का अयस्क होता है गैलेना, लीड का अयस्क गैलेना। आयरन का अयस्क होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। और यूरेनियम का अयस्क होता है पीच ब्लेंड, यूरेनियम का अयस्क कौन सा होता है? पीच ब्लेंड। अच्छा, सबसे अधिक यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी पहले डाल रखा था, फसल और खान वाला, कि सबसे अधिक कहाँ पे कौन सा डिपॉजिट है चीज़ें, तो वहाँ से आप देख के जरूर बताएंगे कि यूरेनियम सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्न अंगों से प्रारंभ होता, मतलब किस अंग से प्रारंभ होता है, कहाँ पे जाके खत्म होता है? तो एक बार हम पूरा सीरीज आपको दिखाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फोटो लगा रखा है। देखिए फोटो का आप देखेंगे ध्यान से, भोजन का डाइजेशन जो है वह हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू होता है? मुंह से। सबसे पहले आपने मुंह में खाना खाया और यहाँ पे आप भरपूर मात्रा में इसको चबाएं, पूरा चबा रहे हैं। चबाने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ से खाना को हम आपके फूड पाइप में, ये जो एसोफेगस दिख रहा है इसको एसोफेगस कहते हैं, यहाँ पे पहले तो सलेवरी ग्लैंड्स हैं जो आपके खाने में लार मिला दी, और लार मिलाने के बाद जो खाना था वो अब खाना नहीं रहा, वो बोलस बन गया। क्या बन गया? बोलस, चिपचिपा एकदम ऐसे लुगदी जैसा बन गया, और वो अब जाने लगा आपके ओसोफेगस में। अच्छा, ओसोफेगस में जब जाता है तो यहाँ पे एक गति होती है, और डायरेक्ट ऐसे खाना ऐसे नहीं है कि ऐसे गया और डूब से चल गया पेट में, नहीं, वो धीरे धीरे सिकुड़ते हुए फैलते हुए सिकुड़ते हुए फैलते हुए सिकुड़ते हुए फैलते हुए जाता है। आप जब कहीं पे उल्टा लटक के भी खाना खाइएगा तो खाना आपके पेटे में जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी आप देखिएगा गाँव में जाके, छुट्टी में जा रहे हैं आप गाँव, तो जाके क्या देखिएगा, पेड़ पे उल्टा ले जाइएगा पैर से ऐसे करके, और नीचे मोड़िए और तब बिस्कुट खाइएगा। देखिएगा बिस्कुट वहाँ से भी आपके पेटे में चल जाएगा। उसको तो निकल जाना चाहिए था, माथा में चल जाना चाहिए था, नहीं, वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि यहाँ पे होती है क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति? ये जो फूड पाइप है इसमें होती है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति का मतलब ये बार बार इसे इसको इसे बोलस को ऐसे सिकोड़ेगा, फिर छोड़ेगा, फिर सिकोड़ेगा, फिर छोड़ेगा, इस तरह से करते हुए आपके पेट में ये जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपका खाना पेट में पहुंच गया होगा। तो मुंह से हमने सलेवरी ग्लैंड से लार लिया, और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स और ये थे जो भोजन में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह थे उनको बहुत हद तक मार दिया, और ये बोलस बन गया, चिपचिपा अब बन चुका है। अब ये पहुंच गया पेट में। ये है आपका पेट, ये जो दिख रहा है, ये लाल वाला नहीं, लाल वाला लीवर है, ये पेट है आपका, ठीक है। ये पेट जो है, स्टोमक देखिए लिखा हुआ है, तो ये पेट में जब खाना गया तो यहाँ पे HCl है। क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये खाना में जितने भी फैट हैं उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। क्या करता है? खाना के छोटे छोटे कणों को तोड़ देता है, बहुत मतलब खाना को एकदम भी बहुत सारे कणों में तोड़ देता है। जैसे साबुन जो है वो गंदगी को छोटे छोटे कणों में तोड़ करके बाहर निकालता है जब आप कपड़ा धोते हैं, तो समझ रहे हैं? वही काम यहाँ पे खाना के साथ ये HCl कर रहा होता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ रहा होता है। ये क्वेश्चन हमसे ही पूछा गया था रेलवे के द्वारा, क्लियर, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर खाना जो है इसमें जब आता है HCl में घुल के छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, तब यहाँ जो लीवर है ये बाइल जूस बनाता है। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस को हम लोग बोलते हैं पीत रस। और ये पीत रस लगातार बनाते रहता है, और पीत रस बनाकर अपने पास नहीं रखता है। अब ये क्या करता है कि पीत रस बनाने के बाद ये देता है किसको? तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज़ दिख रहा होगा, ये जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, यहाँ पे नाम लिखा है गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। ये लीवर पीत रस बना करके पित्ताशय को देते रहता है। पीत रस जो होता है वो काफ़ी क्षारीय होता है। तो देखिए खाना यहाँ पे हुआ अम्लीय, पेट में कैसा हुआ? HCl के मिलने से अम्लीय, और यहाँ से आया क्षार। अब खाना जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ से जाके जो लाल वाला दिख रहा है ना, ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे अब खाना छोटी आंत में जाना चाहता है, तब तक यहाँ पे पैंक्रियाज भी है। ये जो एरिया मैं रंग रहा हूँ ब्लू कलर से, यहाँ पे पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज मतलब अमाशय, सॉरी अग्नाशय शायद बोलते हैं। तो ये पैंक्रियाज जो है यहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलता है, और यहाँ से भी 3 तरह के डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। मैं आगे किसी और वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कस करूँगा इसको, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ाना है हमें, लेकिन मैं भी ओवरऑल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से निकला और यहाँ से जा रहा छोटी आंत में, तब तक छोटी आंत में जाने से पहले इस खाने में ये बाइल जूस जो है ये आके मिल जाता है, और भोजन जो है अम्लीय सब क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। फिर आके यहाँ पे पूरी तरह से पचा लिया जाता है। भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो जब भोजन का पूर्णतः पाचन हो गया, अब आगे क्या होगा? तो भोजन का तो पूर्णतः पाचन हो गया, लेकिन आपके भोजन में जो पानी था उसका पाचन या अवशोषण नहीं हुआ। तो वो कहाँ पे होगा? वो अब यहाँ से मिलेगा बड़ी आंत में।
तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। कई बार आपको डायरिया वगैरह जब हो जाता है या फिर लूज मोशन होता है तो वहाँ पे आपके बड़ी आंत में प्रॉब्लम आती रहती है, इस कारण से आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है। समझ रहे हैं। अब खाना पहुंचा बड़ी आंत में और बड़ी आंत से होते हुए जाएगा आपके एनस में और वहाँ से आप उसको सुबह सुबह निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। शुरू कहाँ से हुआ? मुंह से शुरू हुआ। खत्म कहाँ पे हुआ? जाके रेक्टम में जाके जमा हुआ और एनस से जाके निकल गया। और यही जब रेक्टम में जमा होता है तो कई लोग होते हैं जो दिन में एक बार भी लेटरिन नहीं जाते हैं। वो कहते हैं वो दूर रहे दे, आज तो चलिए गए हैं, परसों जाएंगे। वो जाके उसमें सड़ते रहता है और वही आगे जाके जानते हैं क्या करता है? बवासीर उत्पन्न करता है। इसलिए रेक्टम में जितना भी आके वेस्ट मटेरियल फंसा उसको तुरंत निकालने की कोशिश कीजिए। एक कहावत है भोजपुरी में, मैं आपको कह देता हूं, मूत्र पचावे जोगी और मल पचावे रोगी। यदि आप मल को पचा रहे हैं मतलब रोक रहे हैं, मतलब आप रोगी होंगे, ये निश्चित है। और जो जोगी होता है, जोगी मतलब जिसके पास निष्ठा है काम करने का, तो क्लास में आके बार बार टॉयलेट करने नहीं जाता है। क्लास में आता है तो पूरा भर मन पड़ता है, उसके बाद ही जाता है टॉयलेट। आज बहुत देखिएगा अंदर क्लास में आके बैठेगा, सर जाएं सर जाएं, अरे जो वही जाना है। तो बढ़ते हैं आगे। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जाता है? मधुमेह मतलब यदि आपको डायबिटीज हो जाए, चिनिया रोग हो जाए, गांव में कहता है कि चिनिया रोग हो गया, तो चिनिया रोग मतलब आपके शुगर मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ चुकी है, तो आपको इंसुलिन का सुई दिया जाता है। किसका इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन का। इससे आपका शुगर का लेवल जो है कम होते जाता है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरोक्सिन का स्राव करती है। ये थायराइड ग्लैंड जो है इसके यहाँ पे होती है, ये थायरोक्सिन को निकालती है। और थायरोक्सिन की कमी जब हो जाती है, मतलब आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्लैंड जो है काम करना बंद करता है, फूल जाता है। समझ गए? बहुत सारे लोग आप देखिएगा गाँव में। अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक तरह का एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं कई तरह के इन्फेक्शंस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। और जो आपको दिख रहा है ट्राईसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक ड्रग ही है, इसका यूज करते हैं मतलब इन्फेक्शन वगैरह में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसआई माप पूछ रहा है किसका? टेम्परेचर का, मतलब तापमान का एसआई मात्रक। तापमान का एसआई मात्रक होता है दोस्तों केल्विन। क्या होता है? केल्विन। अच्छा, और भी बातें करते हैं। एनर्जी और वर्क यानी कि ऊर्जा और कार्य दोनों का होता है जूल। पावर का होता है वाट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है ज्योति तीव्रता, जिसका होता है कैंडेला। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति का होता है हर्ज। फोर्स मतलब बल का होता है न्यूटन। और प्रेशर मतलब दबाव का होता है पास्कल। तो ये सारे आपके पास एसआई मात्रक याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। एक्चुअली हमारा जो भार होता है ना, ये न्यूटन में ही लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग जो हैं इतने आदी हो चुके हैं गलत चीज़ पढ़ने के, या पूरा हमारा समाज, हमारा पूरा किताब ही हमको गलती पढ़ाते आ रहा है। और हम अपना वजन जो है उसको हम लोग कैसे बताते हैं? केजी में। कितना है वजन? 70 केजी, 60 केजी। अरे ऐसा नहीं है, न्यूटन में बताना चाहिए आपको। जितना आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितनी चीजें भरी हुई हैं उसका वजन कितना है, उसको बोलते हैं द्रव्यमान। और द्रव्यमान में यदि आप 10 से इंटू कर देते, 10 से इंटू करने मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो आपको खींच रहा है उससे यदि आप इंटू कर देते हैं, 10 से गुना कर देते हैं, तब निकल के आता है न्यूटन। समझ गए? तो वो आपका वजन जो होना चाहिए, भार जो होना चाहिए, भार द्रव्यमान नहीं, भार जो होना चाहिए वो हमेशा न्यूटन में होना चाहिए। लेकिन हम लोग आदत हो गया है कि जब बताएंगे तो केजी में बताएंगे, अब बताते आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है कि लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसके भार में क्या अंतर आएगा? तो भार में अंतर आ जाएगा दोस्तों कि वहां पे 1/6 हो जाता है। कितना रहता है? 1/6, यानी कि 600 बटा 6 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 100। तो 100 न्यूटन वहां पे उसका भार हो जाएगा। लेकिन यदि इसका भार न देके यहाँ पे लिखा था द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में कहीं चले जाइए, आउट ऑफ स्पेस चले जाइए, या फिर स्पेस में रहिए या धरती पर कहीं रहिए, कहीं भी जाने से द्रव्यमान में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आता है। भार में अंतर आ सकता है लेकिन द्रव्यमान में अंतर नहीं आता है। ठीक है? मास जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ, मून और आउट ऑफ स्पेस। कहीं भी रहे द्रव्यमान में अंतर नहीं आएगा, लेकिन भार में अंतर आपके आता है। भार जो होता है मतलब वेट जो होता है, इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, बिकॉज ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन लोकेशन। ग्रेविटी जो है लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करती है, कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है। तो सबसे अधिक ग्रेविटी कहां पाई जाती है? पोल पे। पृथ्वी जो इस तरह से गोल है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल।
तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे अधिक ग्रेविटेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे ग्रेविटेशन कम होता है। इसी कारण जितने देश हैं वो सभी अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भूमध्य रेखा के आसपास वाले जगह को चुनते हैं ताकि हम यहाँ से लॉन्च कर सके। इसीलिए इंडिया जो है वो अपना कहाँ पे बना के रखा है, श्रीहरिकोटा में, एकदम नीचे में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और वहाँ से इंडिया अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है ताकि ग्रेविटेशन का जो फोर्स हो, मतलब ग्रेविटेशन जो अंदर लग रहा है नीचे, वो कम लगे वहाँ से। बढ़ते हैं आगे। RDX क्या है? तो RDX का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, अभी आपने इसका नाम खूब सुना होगा। जो नोएडा के अंदर ट्विन टावर को गिराया गया, वो किसी आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम था उसमें वो सही तरीके सही मानक पे नहीं बनाया गया था, इस कारण से उसको ढहा दिया गया। तो RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। समभारिक क्या है? व्हाट इज आइसोबार? ठीक है, आइसोबार आप शायद इसका नाम जानते होंगे। जैसा कि इसका नाम से ही प्रतीत हो जाता है इसका करेक्टर। आइसोबार मतलब समभारिक। अब इसको हिंदी में बताएंगे, अब इसको इंग्लिश नहीं बताएंगे। क्या है? अब यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि हिंदी का यूज हम कैसे कर ले रहे हैं अच्छे से। तो ये रहा आपका समभारिक। समभारिक क्या करता है भाई? वैसे तत्व जिनका भार समान हो, समझ रहे हैं, एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास यदि सेम है, एटॉमिक नंबर चाहे जो हो उनसे मतलब नहीं है, यदि एटॉमिक वेट समान है, एटॉमिक मास समान है, तो समझ जाइए कि उसको हम बोलेंगे आइसोबार या फिर समभारिक। कैसे भाई? देखिएगा, हमने कल आपको निकाल के दिखाया था लास्ट क्वेश्चन में, ये कैसे कैसे हम लोग न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फाइंड करते हैं। तो समभारिक किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म मास नंबर एंड अनइक्वल एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर चाहे अलग अलग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मास नंबर जो होना चाहिए वो इक्वल रहना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं समभारिक। ठीक है, आगे अभी बहुत सारी चीजें हैं, आइसोबार है, आइसोटोन है, आइसोमर है, आइसोन्यूट्रॉनिक है, वो सारे एक एक क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, वहां पे आके मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों ये एक बीटा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसको खोजा किसने था? जे थॉमसन ने। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। मास इसका जो होता है वो निग्लेजिबल होता है। निग्लेजिबल मतलब कितना, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। और साथ साथ एक चीज और आप जान के रखिए कि इसका चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है और ये किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में पाया जाता है, फाउंड आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में नहीं होता। अच्छा, इस पे चार्ज कितना होता है तो ये आप ध्यान रखना चाहिए। इसका मास सबसे पहले जान के रखिए। मास होता है इलेक्ट्रॉन का कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये इसका मास होता है, मतलब वजन, भार। इस पे जब चार्ज की बात करेंगे, सॉरी ये गलती लिख दिया हमने, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, और इस पे जो चार्ज होता है, ठीक है, ये कितना होता है? तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। बढ़ते हैं आगे। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहते हैं? तो जो किसी, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तो सबसे जो बाहरी कक्षा है, ये सबसे बाहरी कक्षा हो गई। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इनको हमने क्या नाम दे दिया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इसको बस याद रखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होते हैं। मैक्सिमम कितने रह सकते हैं बाहरी कक्षा में? देखिए, हर सेल में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 2n²। जैसे n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, n मान लीजिए 1 लेते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 एकम 1
और 2 एकम 2, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8 रह सकते हैं। तीसरी में 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 दूना 18, और चौथी में 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूना 32। तो 2 8 18 32 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगली अगली कक्षा में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो 2n स्क्वायर करके इसका फॉर्मूला होता है। और मैक्सिमम बाहरी कक्षा में कितने रह सकते हैं? 8। हमेशा से वो चाहते हैं कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ताकि हम एक स्टेबल मात्रा में आ जाएं। ठीक है, हमें अब कोई हिलाए डुलाए नहीं, एकदम आराम से हम उसमें पड़े रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है? आगे आपको क्वेश्चन जो हमने पहले क्वेश्चन में कराया था, फिर कल बाहर आई आंटी, हेलोजन ग्रुप वाला। तो देखिए, तो किस में लग रहा है ये? फिर आई गलती हो गया, आई कल गलती हो गया, आई बाहर गलती हो गया, फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये वाला आपका सही हो गया ना। इसी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे अधिक सक्रिय तत्व तो कौन सा होता है? फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इस तरह से सक्रियता श्रेणी होती है इसकी। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा? एक ट्रिक जो हमने बताया था, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, इस ट्रिक से आप हेलोजन ग्रुप को याद रख सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा आपको कौन सा ट्रिक लगा आज पूरे सेशन में? आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको ट्रिक्स देने हैं कि नहीं देने हैं। अन्यथा मैं अगले सेशन से ट्रिक बंद कर दूंगा। ठीक है, आज आपके लिए मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बनाए थे। देखिए, ये 17वां श्रेणी जो था, फिर कल बाहर आई आंटी, ये सबसे अधिक सक्रिय ये है। उसके बाद नीचे होते हैं, जैसे जैसे हमने एरो बना दिया, एरो आपको घटते हुए जा रहा है, सबसे अधिक सक्रिय फ्लोरीन, उसके बाद नीचे नीचे ये घटते जाता है। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, वास्तविक रूप में एक्सरे क्या होता है? तो एक्सरे जो होता है दोस्तों, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होता है क्या? एक्सरे। इसको चलने के लिए किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती, कोई किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ये वैक्यूम में भी चलेगा, लाइट में भी चलेगा, पानी में, हर जगह चलेगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं? अच्छा, एग्जाम्पल और कौन कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? तो गामा रेज, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सारे जो हैं ये सब वास्तविक मतलब ये एक्सरे की तरह ही है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इनका यूज कहाँ होता है? तो कई बार आपका हाथ पैर टूट जाता है, तो यहाँ पे एक्सरे किया जाता है और पता लगा जाता है कि हड्डी कहाँ पे टूटा हुआ है, उसका इमेज बन जाता है, फोटो बन जाता है। और कई बार हीरे, रत्न, जवाहरात इस आदि को चेक किया जाता है कि इसमें कहीं अंदर में क्रैक तो नहीं है। तो जो जौहरी होते हैं या फिर सोनार जो होते हैं, वो भी एक्सरे का यूज करते हैं चेक करने के लिए कि इसमें कोई लोचा तो नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए, सोडियम को जैसे ही आप जल में डालेंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम प्लस वाटर जब मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है ये बाहर निकल जाता है। ओके, सोडियम जो है काफ़ी मुलायम धातु है, ये भी एक धातु है, काफ़ी मुलायम धातु है। इस कारण से इसको आप छुरी से काट भी सकते हैं। अब सोडियम को रखते कैसे हैं? 2 ऑप्शन देता हूँ, जल में या केरोसिन में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सोडियम को जल में रखना चाहिए या केरोसिन में रखना चाहिए। ठीक है, जब किडनी खराब हो जाती है तो आपके शरीर के अंदर किसका जमाव होने लगता है, किसका एक्यूमुलेशन होने लगता है किडनी खराब हो जाने के बाद? तो किडनी खराब हो जाने के बाद वो हमारे ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है, ब्लड को छान नहीं पाता है, जिस वजह से आपके शरीर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, नाइट्रोजन तरह के जो पदार्थ होते हैं, उनका खून के अंदर जमाव होने लगता है और धीरे धीरे आप मरने की अवस्था की ओर पहुंचने लगते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको सूत्र भी याद करने ही होंगे, काफी पूछे जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धोवन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3। अब आते हैं आगे और कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। NaHCO3 ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई मतलब मतलब खाने वाला। जब खाने वाले सोडे के बारे में बात करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, और जब बाई हटा देंगे सोडियम कार्बोनेट तो ये हो जाएगा धोवन सोडा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। और जैसे ही हम NaH लगा दिए और CO3 कर दिए तब हो गया ये बेकिंग सोडा, खाना बनाने वाला सोडा।
NaCl सोडियम क्लोराइड जिसका हम लोग नमक खाते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कॉस्टिक सोडा भी हम लोग कहते हैं, NaNO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, ये होता है चिली साल्टपीटर। ठीक है, NaNO3 चिली साल्टपीटर और NaOH कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आपका सेशन आज आपको पसंद आया हो आपको, तो आप इसका PDF लेना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या है कि इनमें से कौन सा क्वांटिटी जो है ये स्केलर है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और PDF लेने के लिए आप जाकर अभी सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम पे स्पीड मैथमेटिक्स ऑफिशियल। आपको इस तरह का लोगो वाला चैनल मिल जाएगा जिसमें लगभग 1500 लोग आपको दिखेंगे और यहाँ पे आपको सारी PDFs में डालते जाऊँगा। आप इसमें जुड़ जाइए, हर तरह के अपडेट आपको इसमें मिलते रहेंगे। क्लास जब स्टार्ट होगा तो भी आपको अपडेट इसमें दे दिया जाएगा। तो जल्दी से जाकर आप इस चैनल में जुड़ जाइए और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।